नमस्कार। आज हम आपको फोर्थ सेमेस्टर में विज्ञान विषय विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत ब्लड के बारे में अध्ययन करा रहे हैं। कल हमने बताया था कि ब्लड की कणिकाएं दो प्रकार की होती हैं। ब्लड में हमने बताया था आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी को हम लाल रक्त कणिकाएं के नाम से जानते हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के कारण ये खून का रंग या ब्लड का रंग लाल होता है, रेड ब्लड कार्पस्कल्स। इसके कुछ हम परिचय के बारे में बात करेंगे। जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो आकार में छोटी होती हैं, कुछ गोल होती हैं, कुछ प्लेट के आकार की भी होती हैं और छोटी होती हैं, गोल होती हैं और प्लेट के आकार की भी होती हैं, प्लेट है, और दोनों छोरों पर दबी हुई भी होती हैं। मैंने लिखा है कि छोटी, गोल, प्लेट के आकार की और दोनों छोर पर दबी हुई होती हैं। आकार की बात कर रहे थे, अब बात कर रहे हैं इनका जो निर्माण होता है। मनुष्य के शरीर में अस्थि मज्जा के अंदर इनका निर्माण होता है, यानी लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। नोट करते जाएंगे सारे पॉइंटों को। सबसे अधिक लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो रीढ़ की अस्थि मज्जा में पाई जाती हैं, सबसे अधिक लाल रंग की, क्योंकि बोन मैरो में के अंदर इसका निर्माण होता है और वहीं पर सबसे ज्यादा लाल रक्त कणिकाएं जो सबसे अधिक लाल रक्त की होती हैं। जब बच्चा मां के पेट में होता है तो इसका निर्माण उसके प्लीहा में होता है। किसमें होता है? प्लीहा। अस्थि मज्जा में होकर किसमें होता है? प्लीहा में होता है। जीवन काल में 90, इनका जो जीवन काल होता है लाल रक्त कणिकाओं का 90 दिन से लेकर के 120 दिन तक का होता है। कितने दिन का होता है? 90 दिन से 120 दिन तक का होता है। और जब ये परिपक्व अवस्था में पहुंच जाती हैं, जब 120 दिन की हो जाती हैं, यानी जब परिपक्व हो जाती हैं, तो ऐसी कंडीशन में जब इनको भक्षण, इनका जीवन समाप्त कर दी जाती है, तो इनका भक्षण प्लीहा एवं यकृत के अंदर, यानी लिवर के अंदर कर दिया जाता है। किसके अंदर किया जाता है? प्लीहा और यकृत के अंदर इसका भक्षण कर दिया जाता है। कुछ और पॉइंट हम इसके बारे में जानेंगे। ये तो बात कही हमने लाल रक्त कणिकाओं की, और इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें लौह कणिक यानी आयरन, फॉलिक एसिड यानी लोहा और से बने अम्ल और जीवन सत्व, विटामिन बी आदि उपस्थित होते हैं। तो हम इसकी बात करें, B12 होता है, B12 विटामिन बी होता है, फॉलिक एसिड होता है, फॉलिक एसिड, Fe होता है यानी आयरन होता है। ठीक। फेफड़ों से जब अशुद्ध रक्त आता है तो अशुद्ध रक्त का कार्य कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वायु कोश का ऑक्सीजन लेकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जब शुद्ध रक्त बहता है तो उसमें कार्बन जब मिल जाता है, अशुद्ध रक्त हो जाता है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, जो निश्वसन क्रिया के द्वारा बाहर निकलता है, यानी बाहर रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा हम O2 लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। जब अशुद्ध रक्त प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाता है तो कुछ ऑक्सीजन कोशिकाओं को दे देता है और जिससे पौष्टिक तत्वों की ज्वलन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। हमने पाचन क्रिया के अंतर्गत आपको बताया था कि हमारे शरीर में जो पोषक तत्व लिए जाते हैं और उनका आंत्र के द्वारा विघटन कर दिया जाता है, तोड़ दिए जाते हैं और उनका एक जूस निकाल दिया जाता है। वो जूस
जो निकलता है उसमें से मुख्य जो पोषक तत्व होते हैं वो ब्लड के साथ मिल करके, यानी ब्लड हमारे शरीर में ऑक्सीजन के द्वारा प्रवाहित होता है। जब ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवाहित होती है तो हमारे हृदय से धक्का देकर के ऑक्सीजन लेकर के वो बाहर जाता है, तो उसमें आंत के द्वारा, रोम छिद्रों के द्वारा कुछ पोषक तत्वों को अवशोषित कर लिए जाते हैं और उन अवशोषित पोषक तत्व भी ब्लड के अंदर चले जाते हैं। जब ब्लड के अंदर जाते हैं तो पोषक तत्वों में कार्बन भी होता है, तो कार्बन मिलकर के उसको कुछ कार्बन उसके अंदर रक्त के अंदर आ जाता है, और कुछ मैंने बताया था कल भी आपसे जिक्र की थी इसके बारे में, यूरिया, यूरिक एसिड होते हैं जो यकृत के द्वारा, सॉरी किडनी के द्वारा, ब्लड के द्वारा अलग कर दिया जाता है, फिल्टर करने का काम किया जाता है। और निषेचन क्रिया के द्वारा जब ये बाहर हृदय में आते हैं तो अशुद्ध रक्त में से CO2 बाहर निकल जाती है और वो ऐसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम चलता रहता है और ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है। सूक्ष्मदर्शी से देखें तो लाल रक्त कणिकाएं अलग अलग देखने को मिलती हैं। देखने पर ये पीले रंग की दिखाई देती हैं, यानी सूक्ष्मदर्शी से देखें, सूक्ष्मदर्शी से देखें तो आरबीसी कुछ पीले रंग की दिखाई देती है, पीले रंग की दिखाई देती है। ठीक, रक्त में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या 1 घन मिलीमीटर में, यानी एक बूंद में 50 लाख तक होती है। एक बूंद यानी घन मिलीमीटर में संख्या कितनी होती है? 50 लाख, यानी WBC, सॉरी RBC होती है। यानी एक बूंद ब्लड में इनकी संख्या 50 लाख तक होती है। जब हम अपना ब्लड का सैंपल दे करके पैथोलॉजी जाते हैं तो पैथोलॉजी वाले एक बूंद में कितनी इसकी संख्या है वो चेक करते हैं। यदि संख्या 50, 40 की समथिंग है तो ठीक है, इससे कम हो रही है तो उसमें ब्लड में इनके आरबीसी की संख्या कम हो रही है, अर्थात हीमोग्लोबिन चढ़ाने की बात करते हैं। हीमोग्लोबिन यानी अनार का जूस है ना, पालक, इसमें आयरन होता है, और क्या कहते हैं, अनार का जूस खाने के लिए, पालक खाने के लिए, पनीर खाने के लिए सब बात करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो हीमोग्लोबिन की प्रचुर मात्रा, फोलिक एसिड और B12 यानी विटामिन B12 के बारे में बात करते हैं, इसको लें। और विटामिन B12 यानी बीकाशुल कैप्सूल समथिंग में इसमें भी होती है। आगे इसकी चर्चा करें। और स्त्रियों में के शरीर में ये इसकी संख्या 45 लाख तक होती है। ये तो स्त्रियों में कितनी होती है इसकी संख्या? एक बूंद में 45 लाख होती है, यानी 5 लाख का डिफरेंस होता है उनके अंदर। जबकि स्त्रियों को फॉलिक एसिड की सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। लाल रक्त कणिकाओं के कार्य क्या हैं? कार्य के बारे में बात करें, ये शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करते हैं। आरबीसी क्या करती हैं? ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करती हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुंचाती हैं। दूसरा काम क्या है? अम्ल तथा क्षार की मात्रा को नियंत्रित करती हैं। अम्ल तथा क्षार की मात्रा को नियंत्रित करती हैं। ये थी लाल रक्त कणिकाएं। अब मैं आपको बता रहा हूं श्वेत रुधिर कणिकाओं के बारे में। श्वेत WBC ये ग्लूकोज
ग्लूकोसाइड के नाम से भी जानी जाती हैं। इनको हम व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स को ग्लूकोसाइड के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इनका आकार लाल रक्त कणिकाओं की अपेक्षा बड़ा होता है। आकार आरबीसी की अपेक्षा बड़ा होता है। ठीक, अगला पॉइंट, एक बूंद में इनकी संख्या 8 से 10,000 तक होती है। एक घन मिलीमीटर में 8 से 10,000 तक होती है। क्योंकि ये अपेक्षाकृत बड़ी होती हैं, इसलिए 50,000 लाख से कम होकर के 8 से 10,000 के बीच में हो जाती हैं। ठीक है, इसमें एक से अधिक केंद्रक भी पाई जाती हैं। उसमें एक ही केंद्रक समाप्त हो जाता था आरबीसी में, लेकिन यहां एक से अधिक, एक या अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। केंद्रक पाए जाते हैं। इसका आकार अनिश्चित होता है। ये रंगीन तथा गतिशील होती हैं, अर्थात रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स केवल धमनी और सिराओं में ही बहती हैं, लेकिन श्वेत रुधिर कणिकाएं शरीर के किसी भी भाग में उपस्थित हो सकती हैं। दूसरी बात क्या है कि जब हमारे शरीर में कहीं संक्रमण हो जाता है या चोट लग जाती है, तो उस स्थान पर इनकी संख्या कुछ अधिक हो जाती है। इन किलाबंदी कर देती हैं। ये क्या करती हैं, एक प्रकार से सुरक्षा प्रदान करती है, एंटीबॉडीज का कार्य करती हैं। और जिस प्रकार से हमारे किले को सैनिक घेर करके रक्षा करते हैं कि कहीं बाहरी आक्रमण हो तो वहां पर वो लड़ना शुरू कर देते हैं, सेम उसी प्रकार से कार्य होता है। ये रंगहीन गतिशील होती हैं। लाल रक्त कणिकाएं रक्त की साथ गति करती हैं, और श्वेत रुधिर कणिकाएं चाहे जहां हो वहां पर स्वतंत्र रूप से गति कर सकती हैं। श्वेत रुधिर कणिकाओं का निर्माण शरीर में अस्थि, मज्जा और लसिका ग्रंथियों में होता है। निर्माण का होता है, निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और लसिका ग्रंथियों में होता है। ठीक, हरिओम। और जीवाणु का आक्रमण होने पर इनके शरीर में इनकी संख्या 3 गुने तक हो जाती है। वैसे इसमें संख्या 8 से 10 लाख होती है, और जब शरीर में कोई भी जीवाणु का आक्रमण होता है तो इनकी संख्या इससे 3 गुनी हो जाती है, यानी 8 या 24 लगभग 25,000 तक हो जाती है इनकी संख्या। 3 गुना तक वृद्धि हो जाती है, जिसे हम कहते हैं प्रतिरोधक क्षमता की बात करते हैं। हम एंटीबॉडीज प्रतिरोधक क्षमता की बात करते हैं। और नष्ट होने पर श्वेत रुधिर कणिकाएं पस के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाती हैं। पस के रूप में बाहर निकल जाती हैं। पस के रूप में बाहर निकल जाती हैं। जब ये समाप्त हो जाती हैं तो पस के रूप में पस पड़ जाता है, जो पीयू के नाम से भी जानते हैं। श्वेत रुधिर कार्य की बात करें, रोगों के
शरीर की रक्षा करती हैं, शरीर में रोगों को हानिकारक जीवाणु से प्रवेश करने से रोकती हैं, इसे युद्ध कर उन्हें मारने का और निगलकर भक्षण करने का कार्य करती हैं। प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडीज का भी निर्माण करने में सहायक होती हैं और घावों को भरने में सहायक होती हैं और पोषक पदार्थों को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करें। यानी ब्लड कणिकाएं कितनी भी हो, दोनों चाहे आरबीसी हो चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, दोनों ही पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं। आरबीसी शरीर में केवल और केवल धमनियों सिराओं में ही पाई जाती हैं, लेकिन ये शरीर के प्रत्येक भाग में पाई जा सकती हैं, गतिशील रहती हैं, इनका पूरे शरीर के भाग में पाई जा सकती हैं। आकार उनका प्लीहा के अंदर या अस्थि मज्जा के अंदर हो रहा था और इनका निर्माण अस्थि मज्जा और लसिका ग्रंथियों के द्वारा हो रहा है। उनमें इनकी संख्या जो थी एक बूंद में 50,000 थी और स्त्रियों में संख्या थी 45,000 थी। किसकी? आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स की। लेकिन व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स की संख्या 8 से 10,000 तक होती है। जब हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि होती है, यानी कोई बात होती है, जब घाव हो जाता है तो उसके स्थान पर इनकी संख्या 3 गुनी तक हो जाती है। यानी 8 से 10,000 है जो, इसकी 3 गुनी लगभग 25,000 के आसपास इनकी संख्या हो जाती है। आज हमने आपको व्हाइट ब्लड कॉर्पस यानी ब्लड के अंतर्गत डब्ल्यूबीसी और आरबीसी के बारे में अध्ययन कराया। आपने इसको जाना होगा, इसको नोट करेंगे। अगला टॉपिक हम प्लेटलेट्स के बारे में बताएंगे, क्या प्लेटलेट्स क्या है। अगले वीडियो में हम आपको प्लेटलेट्स के माध्यम से अध्ययन कराएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे सुझाव दें, इसके नोट्स तैयार करते रहें। अगला काम मैं आप सभी को जो देने जा रहा हूं, मैं आपको जो डाइट के निर्देशक के अनुसार मैं आपको सेशनल वर्क और प्रोजेक्ट वर्क के बारे में जल्द से जल्द आपको दूंगा और उसको आप तैयार करेंगे और तैयार करके अपनी फाइल बनाएंगे और उसका पीडीएफ फाइल बना करके आपने कैसा बनाया है वो पीडीएफ फाइल बना करके आप आपके कॉलेज का साइट पे डालेंगे, मैं वेबसाइट पे डालेंगे। इसकी सूचना हमने अपने आपको ग्रुप में दे दी है और उसी के माध्यम से आपका मूल्यांकन किया जाएगा। जल्द से जल्द आपके एग्जाम हो सकते हैं, इसलिए आप पढ़ते रहें। 3rd के भी एग्जाम होंगे और 4th के भी होंगे, इसलिए आप पढ़ते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।